हेलो एंड वेलकम टू स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री जो जनवरी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है उसको एनालिसिस कर रहे हैं। और इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 सेट अपलोड कर चुका हूं, ये थर्ड सेट है और उन दोनों सेट्स को भी मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मेरा मेन पर्पस यही रहता है कि मैं हर ऑप्शंस को ध्यान से डिटेल में समझाऊं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बनी रहे। और क्वेश्चंस को पढ़ के उसका आंसर बता के चले जाना तो आसान रहता है, लेकिन डिटेल में एक्सप्लेन करना थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है। वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बन जाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो और भी बेहतर लेके आ सकूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन की घंटी है इसको जरूर दबा देना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल सके। यदि आपको मेरे इस पर्टिकुलर वीडियो का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहाँ सर्च करिए स्टडी के बाद स्पेस डाल लेना, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं 31 क्वेश्चन से आगे। अमीर खुसरो तथा उनके संगीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अमीर खुसरो ने कर्नाटक स्कूल के दक्कनी संगीत का अध्ययन किया था। दक्कनी कर्नाटक संगीत के महान प्रवर्तक नायक गोपाल अमीर खुसरो के समकालीन थे। थर्ड है, अमीर खुसरो ने सितार की अपनी खोज की प्रशंसा अपनी पुस्तक गुर्त अल कमाल में की थी। और फोर्थ ऑप्शन है, बाद के ग्रंथों में अमीर खुसरो को गायकी के लगभग 19 मधुर रूपों खासकर ख्याल, तराना और कौल की खोज का श्रेय दिया गया है। तो यहाँ पर अमीर खुसरो की बात है। ये सबसे पहले अमीर खुसरो के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। राइट। उसका जन्म हुआ था पटियाली। पटियाली कहाँ पड़ता है? पटियाली में हुआ था उसका जन्म। पटियाली है यूपी में पड़ता है, एक जगह है यूपी में पटियाली, और ये बदायूं के पास है। ठीक है। 1253 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। तो खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, ये भी याद रखना। अमीर खुसरो ने कर्नाटक स्कूल के दक्कनी संगीत का अध्ययन किया था। यहाँ पर ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। और दक्कनी कर्नाटक संगीत के महान प्रवर्तक नायक गोपाल अमीर खुसरो के समकालीन थे। सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। एक बात इनके बारे में बता दूं कि बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक जितने भी दिल्ली के सुल्तान रहे हैं उनके साथ इन्होंने काम किया है। कहा जाता है कि लगभग 7 ऐसे मुस्लिम शासक थे जिनको साथ इन्होंने काम किया है। अमीर खुसरो को भारतीय तोतीय हिंद जैसे भारत का तोता कहा जाता है, ये भी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इन्होंने ख्याल, तराना और कव्वाली का आविष्कार का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन 4 भी सही हो जाता है। तो अमीर खुसरो ने सितार की अपनी खोज की प्रशंसा अपनी पुस्तक गुर्तल कमाल में नहीं की है। यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है गलत है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 ऑप्शन डी। नीचे 2 वक्तव्यों में से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, राज्य व्यवस्था की भारतीय परंपरा तुर्कों के आने से पूरी तरह से धूमिल नहीं हुई, वह अनेक सीमांत क्षेत्रों में जारी रही। कारण यह है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की रचनाओं, राजस्थानी विगत तथा ख्यात साहित्य और रामचंद्र अमात्य के अज्ञात पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था पद्धति पर उपयोगी सूचनाएं प्रदान करते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो ये विजयनगर के बारे में बात हो रही है। तो विजयनगर शासन काल में जो शासक थे इनके कृष्णदेव राय, उनकी जो रचनाएं थी वो राजस्थानी विगत ख्यात साहित्य और रामचंद्र अमात्य के अज्ञात पत्र जो है ना, उससे इनकी राज्य व्यवस्था के बारे में पता चलता है। ये कारण बिल्कुल सही है। यदि विजयनगर की बात करें तो राज्य व्यवस्था पर भारतीय परंपरा तुर्कों के आने से पूरी तरह से धूमिल नहीं हुई थी, वह अनेक सीमांत क्षेत्रों में जारी रही। ये बिल्कुल सही है क्योंकि तुर्कों का इनके साथ काफ़ी दूर का संबंध था, तो इनके राज्य पर इनका कोई असर इतना नहीं पड़ा। इस कारण यदि हम दोनों को मिला के देखते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को करते समय मैं तो हमेशा आपको सलाह दूंगा कि इसमें क्योंकि लगा लीजिए, क्योंकि या फिर बिकॉज, इसका थोड़ा मतलब स्पष्ट होने लग जाएगा। जैसे राज्य व्यवस्था की भारतीय परंपरा तुर्कों के आने से पूरी तरह से धूमिल नहीं हुई, वह अनेक सीमांत क्षेत्रों में जारी रही क्योंकि विजयनगर के शासन कृष्णदेव राय की रचनाओं, राजस्थानी विगत तथा ख्यात साहित्य और रामचंद्र अमात्य के ज्ञात पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था पद्धति पर उपयोगी सूचनाएं प्रदान करते हैं। यदि आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका अर्थ जो है स्पष्ट हो रहा है। ये ए और आर दोनों सही है, यह तो हमें पता है, और इस आर की सही व्याख्या भी करता है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। नाफ्ता और मंगोलन्स का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस स्थान या क्षेत्र पे हुआ था? ऑप्शन ए है सिंध 712, बी ऑप्शन खजुराहो मंदिर 950 और सी ऑप्शन है दक्कन 1130 और पानीपत 1526। तो एक बात बता दूं, नाफ्ता और मंगोल्स क्या होते थे? आपने देखा होगा एक गुलेल होती है ना, गुलेल के जिसे गुलेल कहते हैं, इसी प्रकार के एक इंस्ट्रूमेंट होता था। ठीक है,
ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता था हमेशा ही लड़ाइयों में। क्या होता था कि बहुत बड़ी बड़ी दीवारें जब फांदनी होती थी तो उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी पिक्चर्स में भी ये चीज़ दिखा रखी है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी की पीछे पिक्चर आई थी, उसमें भी इस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है। मंगोलस का प्रयोग भारत में कहाँ किया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है सही, सिंध 712 में इसका प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से उस स्थान की पहचान कीजिए जहाँ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया अथवा सिंहासन पर स्वयं को आसीन कर दिया। देखिए, क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर इजीली स्पष्ट हो जाता है। आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन ए है अवध, बी ऑप्शन दिल्ली, सी ऑप्शन है इलाहाबाद और डी है कड़ा। यहाँ बात आती है अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी जो था ये जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी का भतीजा था, ये तो आपको पता होना चाहिए, राइट। और अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताना। हुआ क्या था कि 1296 से लेके 1316 लगभग 20 साल तक इसने अपना राज किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शक्तिशाली राजा इसने अपने आप को स्थापित किया। तो सुल्तान बनने से पूर्व ये एक योद्धा था, आपको पता होना चाहिए। इसने अपने चाचा की इलाहाबाद के निकट कारा में हत्या कर दी थी। ये जो ऑप्शन डी है यहाँ पर सही है। तो उससे क्या हुआ था, जब इसने अपने चाचा की हत्या ही कर दी तो उससे पहले जब ये दिल्ली पहुँचा, इसकी चाची ने अपने बेटे को, जिसका नाम था रुकुद्दीन खिलजी, उसको उसने गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन जब ये पहुंचा तो इसने अपने चाचा जो था ना जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, उसका नेज़े के ऊपर सिर टांग के रखा हुआ था। तो कहा जाता है वहाँ जब ये पहुंचा दरबार में तो इसने वहाँ जाकर अपना जो सर दिखाया, अपने चाचा की गर्दन उस पर टंगी हुई थी, तो उसके बाद अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शब्दों तथा उनके अर्थ से संबंधित सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है। एक में शब्द दे रखे हैं और दूसरे में उसके अर्थ हैं। ऑप्शन ए है बक्काल, तो बक्काल होता है व्यापारी और अनाज, राइट। तो बलाहार होता है खेतिहर किसान का न्यूनतम स्तर, ठीक है। यहाँ पर बी का एक के साथ सम्मिलित हो जाएगा। और सिलहदार, सिलहदार किसे कहते हैं, तो सिलहदार हथियारों के साथ जो व्यक्ति सुसज्जित होता है उसे सिलहदार कहते हैं, एक सशस्त्र व्यक्ति, जिसे ऑप्शन दो के साथ मिलान हो जाएगा। और तुमान होता है एक सैन्य समूह, उनका 10,000 सैनिकों का एक समूह। यहाँ पर आंसर होना चाहिए इसका ए का 4, बी का 1 और सी का 2, डी का 3। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो सारे के सारे शब्द हैं ना, ये किस राजाओं के साथ संबंधित हैं, ये है मंगोलों के साथ संबंधित। तो जो मंगोल साम्राज्य की ये सैन्य इकाई हुआ करती थी तुमान, ठीक है। तो ये सभी के सभी उनके साथ रिलेटेड है। मंगोल साम्राज्य में और कौन कौन से शब्दों का ज़्यादा यूज़ होता था, एक तो होता था बंजारा, ये भी अनाज व्यापारी को कहा जाता था। और दूसरा होता था बरिद, ये सूचनाएं एकत्रित करने वाले होते थे, जैसे इंटेलिजेंस होती थी इनकी, इनको बरिद कहा जाता था। एक चरई होता था, चरई कर लगाया जाता था, मवेशी कर जिसे कहा जाता है। और एक दात्र होता था, दात्र लफ्ज़ यूज़ होता था वहाँ पर। ये शाही छत्र होता था, जो छत्र लेके चलता था राजा के पीछे पीछे, उसे दात्र कहते थे, ठीक है। एक होता था खान कहा, आपको याद होगा, ते रहस्यवादियों का घर, लेकिन जमात खाना की तुलना में अधिक मूल्यवान होता था ये खान कहा, ठीक है। एक खालसा होता था, आय जो सीधे राजा के पास आती थी उसे भी खालसा कहा जाता था। ये मंगोल साम्राज्य में ज़्यादा यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, तो आप इनको भी नोट कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किन सूफी संतों ने कादरी सिलसिले को पंजाब तथा सिंध में लोकप्रिय बनाया था। ऑप्शन ए है मोहम्मद शेख अल हुसैनी तथा शेख अब्दुल कादिर, बी ऑप्शन है शेख वजहुद्दीन अहमद तथा शेख मोहम्मद गौस, और सी ऑप्शन है शेख अब्दुल्ला तथा शेख काजिन, और डी ऑप्शन है शेख फूल तथा शेख बराहुद्दीन। तो आपको एक बात बता दूं कि जो कादरी सिलसिला था, कादरी सिलसिले की ओरिजिन जो वो इंडिया के बाहर हुई थी सबसे पहले, लेकिन जो भारत में इसको आगे लेके जाने वाले थे वो थे मोहम्मद गौस। ये याद रख लेना, भारत में इसको लोकप्रिय किसने बनाया था, मोहम्मद गौस ने। तो निम्नलिखित में से किन सूफी संतों ने कादरी सिलसिले को पंजाब तथा सिंध में लोकप्रिय बनाया था, ये बनाया था ऑप्शन ए शेख मोहम्मद अल हुसैनी तथा शेख अब्दुल कादिर। नीचे दो वक्ताओं में से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है मुस्लिम राजनीतिक चिंतन को आदाब साहित्य ने भी स्वरूप प्रदान किया, राइट। और कारण था ये आदाब साहित्य कुछ हद तक पंचतंत्र से प्रभावित था, राइट। इससे इब्न अल मुकफ़ा के अनुवाद
कलीला व दिमना से अरबी साहित्य का परिचय हो चुका था। राइट, तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं बिल्कुल सही हैं, और स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट 2 की सही व्याख्या करती है। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में लेखक और स्रोत का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पर नहीं बताना है लेखक हैं, उनके स्रोत हैं जो उन्होंने बुक लिखी थी उसके बारे में पूछा गया है, हमने ये बताना है। निज़ामुद्दीन अहमद तबक़ात अकबरी, ये इन्हीं की लिखी हुई है। राइट, ऑप्शन बी है मोहम्मद काज़िम मुक्तब उल लुबाब, ये गलत है। और ऑप्शन सी है अब्दुल हमीद लाहौरी, ये पाशामनामा उन्हीं की रचना है। और केवल राम ने लिखा था तज़किरत उल उमरा, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो ये जो गलत है, मोहम्मद काज़िम कौन थे, ये औरंगज़ेब का मुंशी था मोहम्मद काज़िम, और इसने एक बुक लिखी थी मसर ए आलमगीरी। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। मसर ए आलमगीरी के राइटर कौन है, मोहम्मद काज़िम। राइट, तो यहाँ पर ये तो इसने लिखी थी। तो मुक्तब उल लुबाब ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी खफ़ी खान ने, खफ़ी खान। राइट, तो यहाँ पर है ऑप्शन बी राइट आंसर इसका। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, यहाँ पर फिर से नहीं पूछा गया है। ये ऑप्शन है अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 प्रादेशिक इकाइयों में विभाजित कर दिया था, इन्हें सूबा कहा जाता था। और ऑप्शन बी है एक सूबा कई सरकारों में विभाजित होता था। सी ऑप्शन है सरकार को परगनों में विभाजित किया जाता था, और एक परगने को शिक में विभाजित किया जाता था। राइट, यहाँ बात आती है अकबर की, तो अकबर बहुत ही महानतम राजा था। इसका बेसिक नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसका जन्म हुआ था अमरकोट में। राइट, याद कर लेना कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। ठीक है, ये लगभग काफ़ी छोटी उम्र में ही इसने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था। तो हुआ क्या था, 1580 के आसपास जब ये 38 ईयर का था, तो इसने अपने साम्राज्य को 12 प्रादेशिक इकाइयों में विभाजित कर दिया था। ये 12 प्रादेशिक इकाइयाँ बाद में इनकी संख्या बढ़ के 15 हो गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और एक सूबा कई सरकारों में विभाजित होता था, ये ऑप्शन बी भी सही है यहाँ पर। और एक सरकार को परगनों में विभाजित किया जाता था, ऑप्शन सी भी यहाँ पर सही है। और डी ऑप्शन में पूछा गया है कि एक परगने को शिक में विभाजित किया जाता था। यहाँ पर परगने को शिक में विभाजित ना करके यहाँ पर गाँव में विभाजित किया हुआ था, गाँव में इसको विभाजित किया हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। 40th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो यूजीसी ने ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन बनाया है, जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन दो क्वेश्चंस को मिला के बनाया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे, अन्यथा ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो ही सकता है। ऑप्शन एक है महान साहित्यकार खाने खाना अब्दुल रहीम तथा प्रमुख धर्मशास्त्री शेख अब्दुल नबी जैसे अग्रणी अमीर तथा विद्वानों को शहजादे सलीम की शिक्षा का दायित्व सौंपा गया था। ये क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि सलीम किसका नाम था, जहांगीर का नाम था सलीम। तो इसका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी में। तो फ़तेहपुर सीकरी में इसका जन्म हुआ था। तो सूफ़ी संत जो थे ना शेख सलीम चिश्ती, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था। राइट, आप ये तो याद रख लेना। इनके जो पिता थे अकबर, वो इनको शेखू बाबा कह के बुलाते थे। क्वेश्चन में पूछा जा चुका है शेखू बाबा कह के किसको बुलाते थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑप्शन 2 है शहजादे सलीम को फ़ारसी, हिंदी तथा कुछ हद तक तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था, और साथ ही उन्हें इतिहास, प्राकृतिक विज्ञान, भूगोल, युद्ध कौशल तथा धर्मशास्त्र की अच्छी जानकारी थी, जिससे कि एक शहजादे के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर बात हो रही है जहांगीर की, और यहाँ बात शुरू कर दी उन्होंने शाहजहाँ की। शाहजहाँ युद्ध कला में निपुण था, वह सैन्य कौशल में माहिर था। ठीक है, तो शाहजहाँ युद्ध कला में यहाँ निपुण था, ये तो बिल्कुल सही है। तभी मैं कहता हूँ दो क्वेश्चंस को मिला के उन्होंने क्वेश्चन को पूछा है। तो शाहजहाँ के बारे में भी थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ, जो शाहजहाँ का जन्म लाहौर में 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, लाहौर में। यहाँ ना ऑप्शन 4 में पूछा गया है कि अहमदाबाद में जन्मे, अहमदाबाद में ना होकर के इनका जन्म हुआ था लाहौर में। राइट, तो यहाँ पर याद रख लेना ऑप्शन इसी से गलत हो जाएगा कि इनका जन्म लाहौर में हुआ था। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही हैं, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 कहाँ पर है, ऑप्शन डी में। 41st क्वेश्चन है पुस्तकों तथा लेखकों के संबंधित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक में लेखक हैं, दूसरी उसकी पुस्तक से हैं, तो इसको हमने मिलाना है। ऑप्शन ए है कैथरीन बी एशर। तो कैथरीन बी एशर के द्वारा लिखी गई थी बुक आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया।
आर नाथ ने लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। कैंसर के द्वारा लिखी गई बुक थी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन मुगल इंडिया, द एविडेंस फ्रॉम पेंटिंग, ये था ऑप्शन 4 के साथ। और एम्बा कोच ने लिखी थी मुगल आर्किटेक्चर एंड आउटलाइन ऑफ एट्स हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। राइट, यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार मिलाएंगे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 2, 3, 4 और 1। मुगलों के समय में भवन निर्माण की तकनीक में एक जो नवीनता आई थी वह पूर्व निर्मित लकड़ी के ढांचों का इस्तेमाल। इन एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने योग्य घरों को 17वीं सदी में बंगला कहा जाता था, जिसके बाद आंग्ल भारतीय भाषाओं में बांग्लो नाम चलन में आया। इस नई तकनीक का श्रेय किस मुगल बादशाह को जाता है? यदि हम स्थापत्य कला की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सीधा शाहजहाँ की तरफ जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि शाहजहाँ ने स्थापत्य कला को तो उच्चतम तकनीक पर पहुँचाया ही था, लेकिन एक ऐसी तकनीक थी जिससे घरों को एक जगह पर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता था, जैसे बंगला जिसे कहते थे ना, तो ये वाली टेक्निक लेके आए थे अकबर। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43rd क्वेश्चन है, मुगल काल में गज के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहले आपको बता दूं कि अकबर ने 1586 से लेके 1587 में काम किया था कि उसने एक गज़ बनाया था, और उस गज़े इलाही की जो लंबाई थी वो थी 33.5 इंच। इस 33.5 इंच वाले गज़ ने इस सिकंदरी गज़ की जगह ले ली थी। ठीक है, अफजल फजल ने जो लिखा है सिकंदरी गज़ की जगह ले ली थी गज़े इलाही ने। ठीक है, तो गज़े सिकंदरी 32 इंच का हुआ करता था, इसकी जगह उसने ले ली थी। यहाँ पर ऑप्शन 1 तो सही है। और ये अब्दुल फजल ये बताते हैं कि गज़े इलाही की लंबाई 41 अंगुष्ठ के बराबर थी, ये भी ऑप्शन सही है। और दीरा शाहजहानी 33.5 अंगुष्ठ थे, थोड़ा सा कम था, ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन 4 यहाँ पर गलत है। तुझके जहांगीरी में वर्णित है कि गज़े शरई की लंबाई 26 अंगुष्ठ है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 यहाँ पर ऑप्शन ए में है, ए इसका राइट आंसर है। नीचे तो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए में कहते हैं कि 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नील का यूरोपीय व्यापार काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया था और इसके पश्चात इसमें तेज़ी से गिरावट आई। कारण यह कहता है कि आगरा के नील के मूल्य में वृद्धि हुई तथा वेस्ट इंडीज़ में स्थित बागानों यहाँ दास काम करते थे से प्रतिस्पर्धा स्थापित हो गई। तो यहाँ पर उपरोक्त वक्तव्यों में से हमने देखना कि कौन सा सही है। तो 17वीं सेंचुरी में जो नील का व्यापार था वो तो आपको पता है कि आपने यदि मॉडर्न इंडिया में पढ़ा है तो अंग्रेज़ों ने काफ़ी ज़्यादा व्यापार में तेज़ी ले आए थे, ख़ासतौर पे नील का व्यापार की जो तेज़ी ले आए थे। लेकिन महत्वपूर्ण यह था कि इसमें तेज़ी के बाद भी गिरावट आई थी, क्योंकि जो आगरा में इसमें वृद्धि हुई तो जो वेस्ट इंडीज़ के बागानों में जो दास काम करते थे उनके साथ नेचुरली था कि उनके साथ इनकी प्रतिस्पर्धा होगी, जिस कारण यह दोनों कथन सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए आर की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर फिर नहीं पूछा गया है। नहीं के ऊपर जरूर ध्यान रखना, कई बार नहीं के चक्कर में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऑप्शन ए है, भेजी हुई रकम को भुगतान के लिए सार्फों यानी कि मनी चेंजरों को हुंडी जारी करने की विशेषज्ञता प्राप्त थी। हुंडी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको हुंडी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेना चाहिए ताकि नेक्स्ट कभी भी क्वेश्चन ऐसा आए तो आप इसका आंसर आराम से कर सकें। हुंडी एक विक्रय दस्तावेज था जिसका सामान्यतः थोड़ी छूट देकर हस्तांतरण हो जाता था। ऑप्शन सी है, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए बनाए गए बिलों के लिए भेजी गई रकम के भुगतान अथवा ऋण हेतु विनिमय की एक ही दर निर्धारित की जाती थी। और ऑप्शन डी है, हुंडी में यह स्वतः ही स्पष्ट होता था कि वह तत्काल ही देय है अथवा हुंडी ग्राहक को प्रस्तुत करने के पश्चात एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर हो जाती थी। यहाँ बात आई है हुंडी की, तो हुंडी एक प्रकार का साख पत्र होती थी, जैसे हम कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लेके जाते हैं ना किसी के पास, तो ऐसा एक पत्र मिल जाता था जिसका भुगतान एक खास अवधि के बाद बट्टा काट कर किया जाता था। तो हुंडी में अक्सर बीमे का भी समावेश माना जाता है, जिसे हम कहते हैं ना इंश्योरेंस होता था, तो एक प्रकार का इंश्योरेंस भी साथ में लेके चलते थे। तो जिसकी दरें जो उसका जो इंश्योरेंस की दरें होती थी ना वो अलग अलग होती थी, जैसे जल से जा रहा है माल तो उसकी अलग होती थी, थल से जा रहा है अलग होती थी। तो इस प्रकार उनके सामान के ऊपर भी डिपेंड करता था, जैसे जिसका सामान किसी और कीमत का है, इसकी भेजी हुई रकम का भुगतान जो मनी चेंजर होते थे वो हुंडी जारी करने में विशेषज्ञता रखते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 भी सही है। और हुंडी एक विशेष दस्तावेज था जिसका सामान थोड़ी दूर देकर हस्तांतरण हो जाता था, यहाँ पर ऑप्शन बी भी सही है।
देखिए, हुंडी का एक मेन काम यह होता था कि हुंडी में जब हम सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, तो बहुत सारा सामान के साथ साथ हमें अपना पैसा कैरी नहीं करना पड़ता था, क्योंकि कैरी करने में रास्ते में मुश्किल होती थी, उनको रास्ते में प्रॉब्लम हो सकती, लूट हो सकती थी, इसलिए उसको लेके नहीं जाते थे। तो व्यापारी अपना माल बेचने के साथ गंतव्य पर हुंडी को बना सकता था, इसलिए वो अपने साथ पैसा लेकर नहीं चलता था, उसको इसकी आवश्यकता ही नहीं होती थी। और यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही नहीं है, तो ए और बी और डी तीनों सही हैं। यहाँ पर आंसर है सी। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पर हमने सही बताना है। सरबत खालसा में वार्षिक आयोजन की परंपरा चक गुरु अमृतसर में थी, लेकिन धीरे धीरे आपसी मतभेद बढ़ने लगे और हर प्रमुख अपने लिए अलग इलाका बनाने लग गया। राइट, तो सरबत खालसा एक पंजाबी शब्द है जिसका अर्थ होता है सब कुछ। तो 18th सेंचुरी की बात है, जब 18वीं सदी चल रही थी, तो पंजाब के अमृतसर में सरबत खालसा का आयोजन हुआ। राइट, तो यह एक वार्षिक आयोजन की परंपरा चक गुरु अमृतसर में थी, लेकिन धीरे धीरे आपसी मतभेद बढ़ने लगे और हर प्रमुख अपने लिए अलग इलाका बनाने की कोशिश करने लगा। यहाँ पर ऑप्शन एक जो है ये बिल्कुल सही है। और 10वें ग्रंथ में गुरु गोबिंद सिंह की रचनाएं हैं, ये बिल्कुल सही है। और सिखों के 10वें गुरु जो थे, गुरु गोबिंद सिंह के समय में गुरुओं की सेना सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ना, सभी सिख गुरु खत्री थे और उनके प्रमुख सहायक मसंद भी थे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी गुरु खत्री नहीं थे और ये सिख सहायक मसंद भी खत्री थे, ये भी। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही है, 1, 2 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फारसी मुगल साम्राज्य तथा दिल्ली सल्तनत में ही उच्च प्रशासन की भाषा नहीं थी, बल्कि वह राजपूत राज्यों के दरबारों तक भी फैली हुई थी, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो राजपूत राज्य थे उनमें भी फ़ारसी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था। ऑप्शन बी है, सिराजुद्दीन अली आरजू ने यह विचार प्रस्तापित किया था कि फ़ारसी और हिंदी में कुछ बुनियादी समानताएं हैं। तो ये जो राइटर थे सिराजुद्दीन अली आरजू, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, सही स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा था, विचार दिया था कि कुछ समानताएं हैं इनमें, जो बुनियादी जो बेसिक स्ट्रक्चर है इनकी दोनों भाषाओं की, ये मिलती जुलती हैं। और 1639 से लेके 40 में लिखित अपनी किताब बहार आज़म में टेकचंद बहार ने ऐसी कवियों और गाद्यात्मक रचनाओं का उदाहरण दिए हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ऑप्शन सी। इसने ऐसी कोई भी रचनाओं को उदाहरण नहीं दिए हैं। ऑप्शन 4 जो है, डी ऑप्शन है, फ़ारसी के हिंदी के स्थानीय बोलियों के संपर्क में आने से एक नई भाषा उर्दू अस्तित्व में आई है, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कथन है, फ्रांसीसी यात्री यहाँ डी थिवानो ने लिखा कि सूरत के लोग आमतौर पर ताप्ती नदी का पानी नहीं पीते थे क्योंकि नदी का पानी खारा था। यहाँ पर हम यदि बिकॉज लगाएं या क्योंकि लगाएं तो सीधा अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता भी है। 49वां क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में प्रचलित सीमा शुल्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अब्दुल फजल लिखता है कि अकबर के काल में अधिकतम सीमा शुल्क 2 से 1/4% था, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। और ऑप्शन 2 है, जहांगीर के समय, यहाँ पर उसने बात की है अकबर के समय और यहाँ बात करा है जहांगीर के समय, हर प्रकार आयात निर्यात पर 3 से 1/2% सीमा शुल्क था। हम यदि जहांगीर को पढ़ते हैं तो इसमें स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। और शाहजहाँ के समय धन पर 2% सीमा शुल्क था, चाहे वह सोना हो या चांदी। तो शाहजहाँ के समय पर यह स्टेटमेंट गलत है, 2% सीमा शुल्क हर चीज़ पे नहीं लगा हुआ था। ये तो लॉजिकली भी यदि देखें तो सही नहीं लगता, तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट तो गलत हो ही जाएगा। ऑप्शन 4 है, औरंगजेब ने गैर मुस्लिमों के लिए सीमा शुल्क की ऊंची दर रखी थी, इसलिए मुस्लिम व्यापारी हिंदुओं को ऊंची शुल्क पर बचने के लिए उनका सामान चुरा लिया करते थे। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट सही हैं, 1, 2 और 4। ये है ए ऑप्शन डी में 1, 2 और 4। 50वां क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए जो है, जब 1714 में निज़ाम उल मुल्क वायसराय के रूप में दक्कन पहुंचा तो उसने शाहू को दक्कन के चौथ तथा सरदेशमुखी के भुगतान संबंधी दाऊद खान के समझौते को मानने से इनकार कर दिया था। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो जो कारण है ना इसका, तो निज़ाम उल मुल्क ने उन्हें कई बार पराजित किया और उनके द्वारा प्रत्येक ज़िले में मिट्टी के छोटे छोटे कले ध्वस्त कर दिए। ये स्टेटमेंट गलत है, कारण गलत है, क्योंकि ये कथन सही है, कारण गलत है। कथन सही है और कारण गलत है, यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों, ये थे टोटल 50 क्वेश्चन। इसके आगे और 25 क्वेश्चन रहते हैं, वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखा करिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है और साथ में शेयर भी कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी प्रेपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच बाय वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।